हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि पैलेस्टाइन और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी के टाइम पे काफी सीवियर स्टेज पे है। लेकिन आज हम इस एस्पेक्ट को जानने वाले हैं कि आखिर गांधी जी क्यों ऐसा चाहते थे कि ज्यूस के लिए कोई सेपरेट स्टेट ना हो, और कैसे इन थॉट प्रोसेस ऑफ गांधी जी ने इंडिया के रिलेशन को इजराइल के साथ डिटरमाइन किया। क्यों हमें लगभग 50 साल लग जाते हैं इजराइल के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने में, और इंपॉर्टेंट ये है कि उस अच्छे रिलेशन की शुरुआत इजराइल से होती है, इंडिया से नहीं। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। पहला, गांधी जी के थॉट प्रोसेस के बारे में जानेंगे। दूसरा, हम देखेंगे कैसे इंडिया की पॉलिटिक्स को इस थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस किया गया। एंड फाइनली हम ये देखेंगे कि कैसे इंडिया के सक्सेसिव रिलेशन इजराइल के साथ डेवलप होना स्टार्ट हुए। तो चलिए हमारी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाई गांधी अपोज जूइश नेशन इन द पैलेस्टाइन। मतलब गांधी जी चाहते थे कि पैलेस्टाइन के अंदर जूइश स्टेट जो है वो ना बने। इसका कारण क्या था? इसके लिए मैं आपको एक न्यूज़पेपर की याद दिलाना चाहूंगा, हरिजन न्यूज़पेपर। डेट होती है 26 नवंबर 1938 और गांधी जी लिखते हैं, पैलेस्टाइन जो है इट बिलोंग्स टू द अरब्स इन द सेम सेंस जैसे कि इंग्लैंड इंग्लिश को बिलोंग करता है और फ्रांस फ्रेंच को बिलोंग करता है। मतलब ये कहना चाहते थे कि आपका जो पैलेस्टाइन वाला पार्ट है उसको अरब से सेपरेट करना इस तरीके से होगा जैसे कि उनकी सॉवरेनिटी को हैम्पर करना। इट इज समथिंग लाइक कि ब्रिटेन से ब्रिटेन के पार्ट को ही अलग कर दिया जाए, या फ्रांस से फ्रांस के पार्ट को ही अलग कर दिया जाए। वैसा ही होगा पैलेस्टाइन से अलग से कोई नेशन बनाना, जूइश नेशन। That was the statement given by गांधी जी on 26 नवंबर 1938। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपके सामने आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहां देखने को मिलता है इसके बाद वो ये है कि गांधी जी कभी भी वॉर को फेवर नहीं करते थे। एंड दैट वी नो, सत्य अहिंसा त्याग तपस्या गांधी जी ने जो अपनाया था ये हम बहुत बार फ्रिक्वेंटली पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि जो जूइश स्टेट है वी नो कि ये एक वॉर की सिचुएशन से ही एस्टेब्लिश हो सकता है, क्योंकि गांधी जी के अकॉर्डिंग ये था कि जो अरब नेशन है उनका एरिया है पैलेस्टाइन, और अगर आप यहाँ पे किसी अदर रिलीजन की नींव रखना चाहते हैं, किसी अदर रिलीजन के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं, तो ये एक वॉर को इनविटेशन होगा, और वो वॉर होगा नॉन एंडिंग वॉर। और गांधी जी के अकॉर्डिंग ऐसा वॉर कभी भी जस्टिसेबल नहीं है, कभी भी जस्टिफाइड नहीं है। आई ऑब्जेक्ट टू द वायलेंस बिकॉज इट अपीयर्स टू डू गुड एंड इज ओनली टेम्परेरी। मतलब वायलेंस होगा तो मे बी टेम्पररीली ये अच्छा लग रहा हो, लेकिन द एविल इट डज इज परमानेंट। मतलब इससे जो नुकसान होने वाला है वो हमेशा परमानेंट रहेगा। इसलिए वो चाहते थे कि अभी भी पैलेस्टाइन एरिया से आप जूइश नेशन को नहीं बनाएंगे। हालांकि गांधी जी जरूर मानते थे कि जिस तरीके से हिंदुइज्म के अंदर जो लोअर कास्ट होती है उससे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अनटचेबल्स के साथ जो बिहेव किया जाता है, इट इज समथिंग सेम काइंड ऑफ बिहेवियर जो जूइश के साथ किया गया है, कहां पे? क्रिश्चियंस ने किया है। तो ट्रीटमेंट अनटचेबल्स के बराबर है। तो वो मानते थे कि सिंपैथी थी उनकी कि हाँ, जो ब्रिटिश हैं, जो आपके क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने जो इसके साथ में काफी ज्यादा भेदभाव किया है, इन डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है, और डेफिनेटली एक अनटचेबल्स की तरह बिहेव किया गया है। मतलब दे हैव दिस सिंपैथी, लेकिन उस सिंपैथी के बावजूद भी वो ये चाहते थे कि इस तरीके से कोई इजराइल जैसे एक स्टेट डेवलप हुआ है उस तरीके से डिवाइड होकर पैलेस्टाइन को आप 2 स्टेट्स को नहीं बना सकते। उनका कहना था कि हिटलर ने जो जूइश के साथ किया, इवन उस केस में आई विल से कि अगर जर्मनी के अगेंस्ट वॉर भी किया जाता है तो वो कंप्लीटली जस्टिफाई होगा, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं होगा कि किसी माइनॉरिटी के जो भी आपकी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं या फिर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसके चलते आप किसी एक लीग से, मतलब अरब नेशन से कुछ एरिया सेपरेट करो और वहां पे जूइश स्टेट को एस्टेब्लिश कर दो। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। तो इन्होंने क्या लिखा? इट इज रॉन्ग एंड इनह्यूमन टू इम्पोज द जूइश ऑन द अरब्स। मतलब उनका मानना तो ये था कि अगर आप पैलेस्टाइन को डिवाइड करके इस तरीके से स्टेट बनाते हो तो इट इज अ काइंड ऑफ इम्पोजिशन ऑन द अरब्स। मतलब जूइश का हर एरिया के अंदर प्रोसिक्यूशन हुआ है। अब उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनको उठा के और अरब के ऊपर impose कर दोगे। That was actually wrong. It would be a crime against humanity to reduce the proud Arabs so that Palestine can be restored for Jewish nation.
पार्टली और होली। मतलब वो साफ साफ उनका कहना था कि देखिए अरब के ऊपर हम इसको इम्पोज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और उसका स्टेटमेंट बहुत साफ था। तो ये तो गांधी जी की थॉट प्रोसेस थी। अब सवाल ये है कि ऐसे क्या लॉजिक थे, क्या रीजन थे, क्या बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट थी, या क्या थॉट प्रोसेस था गांधी जी का, जो कि वो मानते हैं कि मुझे सिंपैथी है जो इसके अगेंस्ट, मैं जानता हूं कि हाँ उनके अगेंस्ट एट्रोसिटी हुई है। वो ये तक मानते हैं कि जैसे हिंदू के अंदर जो अनटचेबल्स होते हैं वैसा बिहेव क्रिश्चियनिटी ने जो इसके साथ में किया है, बट स्टिल दे वर नॉट इन फेवर कि यहाँ पे कोई स्टेट एस्टेब्लिश किया जाए। इसके चलते उन्होंने अपने दो स्टेटमेंट दिए थे, दो रीजन दिए थे। पहला रीजन ये था कि पैलेस्टाइन इज ऑलरेडी ए होम टू द अरब पैलेस्टीनियंस। उनका मानना था कि अरब पैलेस्टीनियंस के लिए ये ऑलरेडी पैलेस्टाइन एक होम है, और अगर पैलेस्टाइन ऑलरेडी एक होम है तो डेफिनेटली ब्रिटेन या फिर अदर अरब नेशन वो एक्टिवली इसके अंदर वायलेंट पार्टिसिपेशन करेंगे अगर किसी अदर रिलीजन के लिए यहां पे स्टेट बनाया जाता है। दूसरा उनका यह भी कहना था कि आप ज्यूइश जो हैं, जो डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, क्या आप उनको फोर्स करेंगे कि आप अपने राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए इस स्टेट में आके रहिए, तभी आपके राइट्स को प्रिजर्व किया जाएगा। देखिए उनका साफ साफ ये कहना था कि अलग से स्टेट बनाना अरब के ऊपर एक इंपोजिशन होगा, अरब के ऊपर एक एट्रोसिटी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो इसके राइट को प्रोटेक्ट ना करें। मेरी पूरी सिंपैथी है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपके राइट सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में प्रोटेक्ट होंगे। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से वो मानते थे कि फंडामेंटली ये एक वायलेंस को बढ़ाने वाली बात होगी, इसके अलावा कोई जेन्युइन सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये भी था कि if Jews has no home but Palestine will be there, they will release the idea of being forced to leave the other part of the world। और क्या किया जाएगा कि अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप सभी जगह छोड़ के यहाँ पे आके रहना स्टार्ट कीजिए। और ये एक तरीके की इनह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि हम किसी को इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकते कि मूव इन अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड जस्ट टू प्रोटेक्ट योर ओन राइट्स। अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर मूव करो, ये पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज टोटली रॉन्ग इन वन और द अनदर एस्पेक्ट। ये गांधी जी का कहना था। अब सवाल ये है कि इस सिस्टम की वजह से हमारे इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक इजराइल के साथ इन्फ्लुएंस हुए। काफ़ी हद तक इजराइल के साथ कैसे इन्फ्लुएंस हुए? गांधी जी का जो ओपिनियन था, एंड इज एंटी इंपीरियलिज्म लेड टू ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन जवाहरलाल नेहरूज, दैट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो कि अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी हमारी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे थी, जिसके केस में हमने पैलेस्टाइन के साथ में रिलेशन पहले बनाना स्टार्ट किया था। इजराइल के साथ हमारे रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुए थे। हाँ, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, इजराइल को पहली बार हमने मुंबई के अंदर अपना एक कॉन्सुलेट ऑफिस ओपन करने के लिए अलाउ किया गया, बट वो एम्बेसी नहीं थी और ना ही उसका कोई एक्सपेंशन होने के लिए अलाउड किया गया था। मुझे याद है 1962 का टाइम, जब चाइना के साथ हमारा वॉर होता है तो फिर इजराइल हमारी उस टाइम पे मदद करता है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट उसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर पाती है। लाल कृष्ण आडवाणी जी पहली बार एक हाई लेवल विजिट जो है वो इजराइल के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद 1999 का टाइम आता है जब कारगिल वॉर होता है, और कारगिल वॉर का वो टाइम था जब इंडिया को डेस्परेटली नीड थी टू आइडेंटिफाई कि पाकिस्तान की आर्मी के लोग कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, क्योंकि वो एक हिली एरिया था। उस टाइम पे इजराइल ने विदाउट एनी डिले हमारी हेल्प की थी, एंड दैट वाज द टाइम जिसके बाद इंडिया के रिलेशन इजराइल के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आते हैं। और हमारी जो क्लियर पिक्चर की अगर मैं बात करूं तो इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ मोदी, नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया कि इजराइल जो है दैट इज अ गुड नेशन एंड दैट हैव अ बेटर रिलेशन विद इंडिया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था हमारे पैलेस्टाइन के साथ में रिलेशन खराब हो चुके थे या अरब नेशन के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो खराब हो चुके थे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उस टाइम पे इजराइल के साथ फुल्ली ना जाने का पर्पस ये भी था क्योंकि इंडिया वाज इन फेवर ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट। लेकिन जैसे ही कोल्ड वॉर जब एंड होता है तो नॉन अलाइंग मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे समाप्त होना स्टार्ट हो जाता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, और इंडिया भी अपना स्टैंड लेना स्टार्ट करता है, क्योंकि वर्ल्ड जो है उस टाइम पे मल्टीपोलरिटी के अंदर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। एंड दैट वाज द टाइम जब इंडिया ये डिसाइड करता है कि यस, इजराइल के साथ भी हमारे रिलेशन होंगे और पैलेस्टाइन के साथ भी रिलेशन होंगे, और वो रिलेशन आज काफी स्ट्रॉन्ग वे में देखने को मिल जाते हैं। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, लेकिन वो बहुत क्लैरिफाई नहीं है कि हम पैलेस्टाइन को कंडेम कर रहे हैं या फिर इजराइल को। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट बहुत साफ है कि यहाँ पे
जो हमास ने अटैक किया है वो कोई कोलेटरल डैमेज ऑफ द सिविलियन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अटैक करते हो एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर, तो आर्मी के साथ में जो फाइट है उसमें कोलेटरल डैमेज में सिविलियंस मारे जाते हैं। पर उन्होंने बोला कि ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी है जो डायरेक्टली सिविलियंस को टारगेट किया गया है, एंड दैट्स व्हाई इंडिया इस तरीके की एक्टिविटी को बिल्कुल फेवर नहीं करता। और यहां से साफ सिंबल नजर आता है, ऑल्दो फॉरेन मिनिस्ट्री इज येट टू गिव सम स्टेटमेंट, लेकिन प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से साफ नजर आता है कि इंडिया इज नाउ इन favor of Israel as of now, right? So that was the whole aspect that you need to understand as of now. All the very best, take care, and but yes, I will say it was Gandhi's policy which decided कि इंडिया की डेवलपमेंट कैसे होगी, किस तरीके से होगी, इंडिया के रिलेशन जो हैं वो किस तरीके से इस कंट्री के साथ देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स अ लॉट।